नमस्कार। मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका छठा भाग, जिसका नाम है 16वां साल। 16वां साल आया एक अजनबी की तरह, पास आकर भी एक दूरी पर खड़ा रहा। मैं चुपचाप उसकी ओर देख लेती, वह कभी मुस्कुराकर मेरी ओर देख लेता। घर में पिताजी के सिवा कोई और न था। वह भी लेखक थे जो सारी रात जागते थे, लिखते थे और सारे दिन सोते थे। माँ जीवित होती तो शायद 16वां साल किसी और तरह से आता, परिचितों की तरह, सहेलियों दोस्तों की तरह, सगे संबंधियों की तरह। पर माँ की गैर हाजिरी के कारण जिंदगी में से बहुत कुछ गैर हाजिर हो गया था। आसपास के अच्छे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पिताजी को इसमें ही सुरक्षा समझ में आई थी कि मेरा कोई परिचित न हो, न स्कूल की कोई लड़की, न पड़ोस का कोई लड़का। 16वां साल भी इसी गिनती में शामिल था और मेरा ख्याल है इसलिए वह सीधी तरह घर का दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आया था, चोरों की तरह आया था। वह कभी किसी रात मेरे सिरहाने की खुली खिड़की में से होकर चुपचाप मेरे सपनों में आ जाता, या कभी दिन के समय जब मेरे पिता को सोए हुए देखता तो वह घर की दीवार फांदकर आ जाता और मेरे कमरे के कोने में लगे हुए छोटे से शीशे में आकर बैठ जाता। घर किताबों से भरा हुआ था। बहुत सी किताबों का वातावरण धार्मिक था, समाधि में लीन ऋषियों की भांति। पर कई ऐतिहासिक पुस्तकों का वातावरण ऐसा भी था जिनमें किसी मेनका या उर्वशी के आगमन से ऋषियों की समाधि भंग हो जाती थी। यह दूसरे प्रकार की पुस्तकें ऐसी भी थीं जिन्हें पढ़ते समय उनकी किसी पंक्ति में से निकलकर अचानक मेरा 16वां बरस मेरे सामने आ खड़ा होता था। लगता था यह 16वां बरस भी जैसे किसी अप्सरा का रूप था जो मेरे सीधे साधे बचपन की समाधि भंग करने के लिए कभी अचानक मेरे सामने आ खड़ा होता था। कहते हैं ऋषियों की समाधि भंग करने के लिए जो अप्सराएं आती थी उनमें राजा इंद्र की साजिश होती थी। मेरा 16वां बरस भी अवश्य ही ईश्वर की साजिश रहा होगा, क्योंकि इसने मेरे बचपन की समाधि तोड़ दी थी। मैं कविताएं लिखने लगी और हर कविता मुझे वर्जित इच्छा की तरह लगती थी। किसी ऋषि की समाधि टूट जाए तो भटकने का शाप उसके जीवन भर पड़ जाता है। पर 16वें वर्ष से मेरा स्वाभाविक संबंध नहीं था, चोरी का रिश्ता था। इसलिए वह भी मेरी तरह मेरे पिता के आगे सहम जाता था और मेरे पास से परे हटकर किसी दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता था। और उसे छिपाए रखने के लिए मैं एक क्षण जो मन मर्जी की कविता लिखती थी, दूसरे क्षण फाड़कर फेंक देती थी और पिता के सामने फिर सीधी सादी और आज्ञाकारी बच्ची बन जाती थी। मेरे पिता को मेरे कविता लिखने पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि काफिए रदीफ की बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। केवल उनका आग्रह था कि मैं धार्मिक कविताएं लिखूं और मैं आज्ञाकारी बच्ची की तरह वही दकियानूसी कविताएं लिख देती थी। उम्र के 16वें साल में हर विश्वास पारंपरिक होता है और इसलिए दकियानूसी भी। इस तरह 16वां वर्ष आया और चला गया। प्रत्यक्ष रूप में कोई घटना नहीं घटी। वास्तव में यह वर्ष आयु की सड़क पर लगा हुआ खतरे का चिन्ह होता है कि बीते वर्षों की सपाट सड़क खत्म हो गई है। आगे ऊंची नीची और भयानक मोड़ों वाली सड़क शुरू होनी है। और अब माता पिता के कहने से लेकर स्कूल की पुस्तकें याद करने, उपदेश को सुनने मानने और सामाजिक व्यवस्था को आदर सहित स्वीकार करने के लिए भोले भाले विश्वास के सामने हर समय एक प्रश्न वाक्य खड़ा होगा। इस वर्ष जाना पहचाना सब कुछ शरीर के वस्त्रों के तरह तंग हो जाता है। होठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं। आकाश के तारे जिन्हें सप्तर्षियों के आकार में देखकर दूर से प्रणाम करना होता था, पास जाकर छू लेने को जी करता है। इर्द गिर्द और दूर पास की हवा में इतनी मनाहियाँ और इतने अहंकार होते हैं और इतना विरोध की सांसों में आग सुलग उठती है। जिस हद तक यह सब औरों के साथ होता है, मेरे साथ उससे तिगुना हुआ। एक आसपास की मध्य श्रेणी का फीका और रश्मि रहन सहन, दूसरे माँ के न होने के कारण हर समय मनाहियों का सिलसिला, और तीसरे पिता के धार्मिक अगुआ होने की हैसियत में मुझ पर भी अत्यंत संयमी होकर रहने की पाबंदी। इसलिए 16वें वर्ष से मेरा परिचय एक असफल प्रेम की तरह था
जिसकी कसक सदा के लिए कहीं पड़ी रह जाती है। और शायद इसलिए वह 16वां वर्ष भी अब मेरी ज़िंदगी के हर वर्ष में कहीं न कहीं शामिल है। इसके रोज़ का पूरा रूप मैंने उसके बाद कई बार देखा। 1947 में देश के विभाजन के समय भी देखा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बर्तनों की भांति टूट गए थे और उनकी किरचें लोगों के पैरों में बिछी हुई थी। एक किरचें मेरे पैरों में भी चुभी थी और मेरे माथे में भी। जिंदगी का मुंह देखने की भटकन में मैंने उसी तपिश के साथ कविताएं लिखी, जिस तपिश के साथ कोई 16वें वर्ष में अपने प्रिय का मुख देखने के लिए लिखता है। और इसी तरह फिर पड़ोसी देशों के आक्रमण के समय, वियतनाम की लंबी यात्रा के समय, चेकोस्लोवाकिया की व्यवस्था के समय, मेरा ख्याल है जब तक आँखों में कोई हसीन तसव्वुर कायम है और उस तसव्वुर की राह में कोई कुछ गलत है, उसके लिए रोज़ कायम रहता है, तब तक मनुष्य का 16वां वर्ष भी कायम रहता है, खुदा की जात की तरह हर सूरत में। हसीन तसव्वुर एक महबूब के मुँह का हो या धरती के मुँह का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह मन 16वें वर्ष के साथ मन के तसव्वुर का रिश्ता है और मेरा यह रिश्ता अभी तक कायम है। खुदा की जिस साजिश ने यह 16वां वर्ष किसी अप्सरा की तरह भेजकर मेरे बचपन की समाधि भंग की थी, उस साजिश की मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उस साजिश का संबंध केवल एक वर्ष से नहीं था, मेरी सारी उम्र से है। मेरा हर चिंतन अब भी कुछ कुछ समय के बाद मेरे सीधे साधे दिनों की समाधि भंग करता रहता है। सब्र संतोष से जिंदगी के गलत मूल्यों के साथ की हुई सुलह उस समाधि की तरह होती है जिसमें आयु अकारस चली जाती है और मैं खुश हूँ। मैं समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का शाप पाया है और मेरा 16वां वर्ष आज भी मेरे हर वर्ष में शामिल है। सिर्फ अब इसका मुँह अजनबी नहीं रहा, सबसे अधिक पहचान वाला हो गया है और अब इसे चोरी से दीवारें फांद कर आने की ज़रूरत नहीं रही। यह हर विरोध के खुले बंदों को पछाड़ कर आता है, केवल बाहरी विरोध को नहीं, मेरी आयु के 50वें वर्ष के विरोध को भी पछाड़ कर। और उसके सब लक्षण अब भी उसी प्रकार हैं। जब भी इर्द गिर्द का सब कुछ तन के कपड़ों की भांति रूह को तंग लगता है, होठ जिंदगी के प्यास से खुश्क हो जाते हैं, आकाश के तारों को हाथ से छूने को जी करता है और कोई अन्याय चाहे दुनिया में किसी से और कहीं भी हो, उसकी विरुद्ध मेरी सांसों में आग सुलग उठती है।